गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। बीए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस विषय के अंतर्गत हमारे पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम हमारे राष्ट्रीय हित में अभिवृद्धि के साधनों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम हमारे जो अभिवृद्धि का एक प्रमुख साधन है जिसका नाम है राजनीतिक युद्ध। राजनीतिक युद्ध क्या होते हैं, किस प्रकार से इसका प्रयोग होता है और प्रत्येक राष्ट्र इसके माध्यम से अपने हितों की पूर्ति किस प्रकार से करता है, ये सब कुछ समझने का आज की कक्षा में हम प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नई अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम देखते हैं राजनीतिक युद्ध, यानी प्रत्येक राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अपनी विदेश नीति में सबसे जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रीय हित। और राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए या राष्ट्रीय हित की हितों में वृद्धि के लिए प्राय जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उसमें हमने पिछली कक्षा में देखा, कूटनीति का प्रयोग करते हैं, प्रचार का प्रयोग करते हैं। आज हम देखेंगे राजनीतिक युद्ध का किस स्तर पर प्रयोग करते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत पर हर एक राष्ट्र, प्रत्येक राज्य अपने आप में एक खिलाड़ी के तौर पर बर्ताव करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हितों की प्राप्ति के लिए काम करता है। तो देखिए, राजनीतिक युद्ध से प्राय जो इसके अर्थ है सामान्य तौर पे कि जब प्रचार, कूटनीति, आर्थिक दबाव आदि का प्रयोग कर दूसरे राज्य हमारी नीतियों को मानने के लिए मजबूर हो जाए तो उससे प्राय राजनीतिक युद्ध से समझा जाता है या राजनीतिक युद्ध कहा जाता है। अब देखो, प्रचार, पिछली कक्षा में हमने प्रचार पे पूरी कालांश भी प्रचार पे पूरा हमने समझा था कि प्रचार के माध्यम से हर राज्य जिसकी भले नैतिक है, अनैतिक है, उचित है, अनुचित है, किसी भी प्रकार से इस प्रकार का प्रचार करके उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है कि अगला राज्य या तो उसके नीतियों पर या उसके हितों के अनुकूल वो हो जाता है। कहने का तात्पर्य प्रचार और डिप्लोमेसी, कूटनीति और इकोनॉमिक प्रेशर, आर्थिक दबाव, ये तीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख रूप से जो एक साधन माने जाते हैं। इनका प्रयोग करके दूसरे राज्य पर हमारी नीतियों अर्थात इन तीनों का प्रयोग करते हुए किसी दूसरे राज्य को हमारी नीतियों के अनुकूल उसको बना देना राजनीतिक युद्ध कहा जाता है। अब ये कोई युद्ध आते आपके मन में एक भाव आता है कि ये कोई बड़े तोपों से, एयरक्राफ्ट से, फाइटर प्लेन से, यहाँ पे कोई युद्ध पोतों से लड़ा जाता होगा। नहीं, ये सिर्फ इसका जो रण क्षेत्र होता है वो मनुष्य का मस्तिष्क होता है। हम यूँ कह सकते हैं हमारे मन में खेला जाने वाला युद्ध, ठीक है, इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि राजनीतिक युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसका जो रण क्षेत्र है वो मनुष्य का मस्तिष्क होता है, यानी मनुष्य के मन में, अर्थात एक राज्य के प्रमुख दूसरे राज्य के प्रमुख, एक राज्य के नागरिक दूसरे राज्य के नागरिक, इस प्रकार का मन में मन लड़ा जाने वाला जो युद्ध होता है उसे राजनीतिक युद्ध कहा जाता है। ये मनुष्य के मनों में लड़ा जाता है, अर्थात मन ही मन लड़ा जाता है। मन ही मन कहने का मतलब वो विचारों से व्यक्त किया जाता है, पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो में, टीवी चैनल में और भी किसी माध्यम से उसको एक प्रकार से गर्म युद्ध का रूप नहीं दिया जाता है। अतः इसे स्नायु युद्ध भी कह सकते हैं, वार ऑफ नर्व्स भी कह सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये विभिन्न देशों के संबंधों को घृणा, वैमनस्य या मनोमलिज को गंदा कर देता है। मतलब ये इस प्रकार से एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप इस प्रकार के नैतिक अनैतिक तरीके से मतलब लड़ा जाता है कि जिसमें एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से घृणा हो जाती है, वैमनस्य हो जाता है, नफरत हो जाता है और उसके प्रति एक गलत धारणा पैदा हो जाती है। तो कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का कैसा है, वाक युद्ध है, यानी बोलकर लड़ा जाने वाला युद्ध है, एक प्रकार का वाक युद्ध है। जिसे अब ये वाक युद्ध यानी बोलकर लड़ा जाने वाला युद्ध
तो ये जो लड़ा जाता है वो कहाँ पे लड़ा जाता है? तो मैंने आपको पहले बताया ये मनुष्य के मस्तिष्क में लड़ा जाता है, अर्थात मन में जो विचार आते हैं उसको किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? कागज के गोले, पत्र पत्रिका, रेडियो, प्रचार साधनों से इसका प्रयोग या इसको लड़ा जाता है। देखिए, विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों से, कागजों से, पत्र पत्रिकाओं से, रेडियो से या प्रचार की सामग्री जितनी भी होते हैं, इन सभी के माध्यम से ये इस प्रकार के युद्ध लड़े जाते हैं। अतः इसको एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध भी कहें तो भी कोई दोहराई नहीं है, इसको कूटनीतिक युद्ध भी कहा जा सकता है, जिसमें शत्रु को अकेला करने और मित्रों की खोज करने की चाल का प्रयोग किया जाता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा नए नए मित्र बनाए जाते हैं और शत्रु होता है उसको मतलब मित्र विहीन कर देने की काम किया जाता है। यानी शत्रु को अकेला करना, शत्रु के जितने मित्र हैं उनको एक एक करके अपनी ओर मिला देना, शत्रु को अकेला कर देना, विश्व स्तर पर, विश्व फलक पर उसको अकेला कर देना, उसके जितने भी मित्र हैं उनको एक एक करके अपने पाले में ले आना, अपने पक्ष में ले आना। ठीक है, और जो भी राष्ट्र होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बनाने की अपेक्षा करता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के राजनीतिक युद्ध में किया जाता है। ये दूसरे देशों के प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए आर्थिक सहायता, अब देखो, और जो मित्र बनाने की जरूरी है कि कुछ मतलब आप उसके लिए कुछ न कुछ नया करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे और उसको विश्वास में लाने के लिए क्या क्या करोगे। तो इसमें ये बताया गया है कि जिस किसी देश को आप अपने प्रभाव में लाना चाहते हो या फिर उसको मित्र बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको देनी पड़ेगी आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता और प्रचार, शस्त्रों का निर्यात यानी शस्त्र भी आप दे सकते हैं, जासूसी भी करवा सकते हैं, सैनिक हस्तक्षेप भी कर सकते हैं, शस्त्रीकरण भी कर सकते हैं, सैनिक गुटबंदियाँ करवा सकते हैं, क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण कर सकते हैं। ये सब राजनीतिक युद्ध के अंग माने जाते हैं। एक एक करके स्पष्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले कोई भी देश, आप देखो शीत युद्ध आपने पढ़ा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से विश्व में दो बड़े खेमे, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका, दोनों के मध्य एक वैचारिक युद्ध हुआ जिसको शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब आपने देखेंगे ये शीत युद्ध की जो ये भी एक प्रकार का वाक युद्ध था, शनाई युद्ध था, बोलकर लड़ा जाता था, जिसमें किसी प्रकार के गर्म साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता था। लेकिन इसका जो केंद्र बिंदु था वो यूरोप था। यूरोप को दो भागों में विभाजित किया था, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। पूर्वी यूरोप था वो सोवियत संघ के नियंत्रण में था, पश्चिमी यूरोप था वो अमेरिका के नियंत्रण में था। तो यहाँ पर अमेरिका की ये हमेशा नीति रही थी कि मैं पश्चिमी यूरोप की पूरी आर्थिक सहायता करूँ, साथ ही साथ जो पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र हैं उनको भी अपनी तरफ मिला लूँ। तो ये सब करने के, जैसे आपने मार्शल योजना का नाम सुना होगा, ट्रूमैन सिद्धांत का नाम सुना होगा, डॉक्ट्रिन, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन को कहा जाता है। तो इनका मकसद एक ही था कि इन राज्यों की आर्थिक सहायता करो। ठीक है, आर्थिक सहायता प्राप्त करने से, एक अथक और बहुत ही बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता देने से वो राज्य फिर आपके एक एहसान तले या बोझ तले वो फिर आपके नियंत्रण में रहेगा। जैसा आप कहेंगे उस प्रकार से वो कर सकता है। ये भी एक साधन है। दूसरा अपन समझ सकते हैं मतलब प्रचार द्वारा। प्रचार भी एक माध्यम है, मैंने आपको पिछली कक्षा में स्पष्ट किया कि प्रचार के द्वारा किसी भी देश को अपने अनुकूल या अपने हितों के अनुकूल उसको कर सकते हैं। जासूसी भी करवा सकते हैं, कई बार ऐसा हुआ है। विश्व स्तर पर अमेरिका की, ब्रिटेन की, फ्रांस की, जर्मनी की, सोवियत संघ की, इजराइल की जो जासूसी एजेंसियां हैं वो वर्ल्ड फेमस है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी भी देश के प्रमुख को हत्या करवा देना या उसमें विद्रोह करवा देना या किसी भी और भी प्रकार से कोई राजनीतिक असंतुलन पैदा करना, ये सब जासूसी से संभव है। सैनिक हस्तक्षेप भी किया जाता है मिलिट्री में, मतलब एक प्रकार का इंटरफेयर करके या तो उसके विरुद्ध विद्रोह करवा देना या फिर मिलिट्री में आपस में फूट करके इस प्रकार काम करवाना। शस्त्रों की सप्लाई करना, बेवजह पड़ोसी में इस प्रकार का हस्तक्षेप करके उसके पड़ोसी राज्य में इस प्रकार का माहौल बनाना कि ये राज्य आप पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। इसलिए आपकी सुरक्षा का परम कर्तव्य है कि जल्दी से आप अपने देश का शस्त्रीकरण करो और ज़्यादा से ज़्यादा शस्त्रों को आयात करो। ठीक है, सैनिक गुटबंदियाँ वो उसी में सैनिक हस्तक्षेप में समझ सकते हैं। और क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण करना। क्षेत्रीय संगठन क्या होता है कि जो भी कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे आप देख सकते हैं आसियान है या फिर सार्क है या फिर ये संघाई सहयोग संगठन है, एपेक है, ओपेक हैं, खूब सारे ऐसे दुनिया में हैं ऐसे संगठन जो क्षेत्रीय अपनी
स्थिति को मजबूत करते हैं तो क्षेत्रीय संगठनों के द्वारा भी उसको अपने हितों के अनुकूल कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से राजनीतिक युद्ध को एक बढ़ाया जा सकता है, राजनीतिक युद्ध को अंजाम दिया जाता है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या, आप चाहते क्या हो? इसका उद्देश्य यही है कि शत्रु को निर्बल बनाना, ठीक है, जो भी हमारा दुश्मन है उसको कमज़ोर करना, उसके मनोबल को विघटन करना। यानी आप सोचो कि किसी भी दुश्मन देश हमारा है, उसको एक तो आप हर एक प्रकार से हस्तक्षेप करके दिन प्रतिदिन उसको इतना इंटरफेयर करके इतना इम्बैलेंस कर दो कि या तो टूट जाए, बिखर जाए, या हार मान ले, या फिर वो आपके ऐसे अनुसार वो काम करे, पहली बात। दूसरा, उसके मनोबल को कमज़ोर कर दो, उसका मनोबल इतना कमज़ोर कर दो तथा शत्रु अथवा विरोधी राज्य में अव्यवस्था पैदा कर दो ताकि वो अंदर अंदर आपस में उलझ कर रह जाए। फिर आप जैसा कहें ऐसा वो आपके इच्छा के अनुसार चलने को तैयार हो जाए। तो ये सब इस प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं राजनीतिक युद्ध में। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक युद्ध हैं, इसमें किन किन प्रकार के जो तरीके हैं या साधन उनका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने डिस्कशन कर लिया, लेकिन एक एक करके पुनः आपको रिपीट कर लेता हूँ। देखिए, शत्रु राज्य में भ्रांति और मतभेद उत्पन्न करने के लिए प्रचार करना। हमारा जो दुश्मन राज्य है उसमें इस प्रकार की भ्रांति और मतभेद पैदा करना कि वो अंदर ही अंदर उलझ कर रह जाए। कहने का तात्पर्य एक प्रकार के भ्रम पैदा करना, काल्पनिक भ्रम पैदा करना, या फिर ऐसा डर पैदा करना, या फिर उसके विभिन्न शासन व्यवस्था के अंगों के मध्य एक प्रकार से मतभेद पैदा करना जिससे वो हर एक दृष्टि से कमज़ोर हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रचार करना। दूसरा, विरोधी समुदाय को आतंकित करने वाला प्रचार, यानी आप कहेंगे कि जो भी सत्ता पक्ष है उसको इस प्रकार से मतलब झूठा या और तरीके से मतलब आतंकित करना ताकि विरोधी समुदाय को ये लगे कि वास्तव में ये हमें परेशान करना है, हमें आतंकित कर रहा है, हमें प्रताड़ित कर रहा है। इस प्रकार से उसका प्रचार करना। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रचार न तो नैतिक होते हैं न अनैतिक होते हैं। ठीक है। दूसरा, दूसरे राज्य को निर्बल करने वाले आर्थिक साधन प्रयोग करना। यानी आप देखेंगे कि दुनिया में जिस प्रकार से भी वैश्वीकरण चल रहा है, इस वैश्वीकरण के ज़माने में आप उस पर इस प्रकार के प्रतिबंध डालेंगे कि विश्व का कोई भी अन्य देश उससे व्यापार करने से, आर्थिक संबंध स्थापित करने से 100 बार सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे किस प्रकार, क्योंकि हम सब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से बंधे हुए हैं। तो उससे इस प्रकार के मतलब आर्थिक प्रतिबंध लगाना ताकि वो राज्य स्वयं निर्बल यानी घुटनों पे आ जाए। इस प्रकार के काम भी किए जाते हैं। तथा अल्पसंख्यकों को विद्रोह के लिए भड़काना। अब देखो, हर राज्य में माइनॉरिटीज़ होते हैं, हर राज्य में अल्पसंख्यक होते हैं। उन अल्पसंख्यकों के अंदर इस प्रकार का भाव पैदा करना, इस प्रकार का डर पैदा करना कि उनको लगे कि इस राष्ट्र में, इस राज्य में हमारी जान खतरे में है, हमारे हितों की, हमारे अधिकारों की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो जो माइनॉरिटीज़ होते हैं स्वाभाविक रूप से थोड़ी सी बात पर उन्हें डर पैदा हो जाता है। तो विरोधी राज्य हमेशा ऐसा काम करते हैं कि माइनॉरिटीज़ को भड़काएं, माइनॉरिटीज़ को एक प्रकार के डर या भ्रम में बनाकर रखो ताकि कभी भी जब भी उसको लगे कि अब मुझे इस प्रकार काम करना है तो वो कर सकते हैं, ताकि उस देश में अव्यवस्था हो सके, उस देश में आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए। ये काम भी किए जाते हैं। दूसरी, आप देखेंगे कि दूसरे राज्यों के जो अपराधी होते हैं उनको संरक्षण देना, ये सबसे बड़ा मतलब जो तरीका है वो अपनाते हैं। आपने देखा होगा हमारे हिंदुस्तान के जो दुश्मन हैं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में रहते हैं। आपने दाऊद इब्राहिम का नाम सुना होगा। आपने जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनके सरगना हैं, मसूद अजहर हो या हाफिज़ सईद हो या वो सुलेमान हो, जितने भी लोग हैं सब आज पाकिस्तान में बैठे हैं। पाकिस्तान की सरकार के द्वारा उनको पनाह दे रखी है, पाकिस्तान के द्वारा उनको संरक्षण दिया गया है। अब वो हमारे दुश्मन है लेकिन पाकिस्तान ने दिया है। अब पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान के लिए जो खतरा हो, हिंदुस्तान के लिए जो आंतरिक कानून सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो खतरा पैदा हो, ऐसे लोगों को मैं पनाह दूँ। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ लोग ऐसे घटनाक्रम करते हैं, ऐसे प्रकार के अपराधियों को संरक्षण देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से एक प्रकार के राजनीतिक युद्ध में देखा जाता है। तो ये वो ही करते जो प्राय दुश्मन राष्ट्र होते हैं, दुष्ट राज्य होते हैं, वो ऐसा काम करते हैं। ठीक है, या फिर दूसरे राज्यों में जासूसी गतिविधियों में वृद्धि करना। अब ये भी कई बार देखा जाता है, आपने भी देखा होगा कई बार पत्र पत्रिकाओं में, टीवी चैनल में आप देखा होगा कि कई ऐसे राज्य हैं जो भी उनका दुश्मन राज्य होता है उसमें अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ होती हैं
उनके जो जासूस होते हैं, एजेंट होते हैं, उनको सक्रिय कर देते हैं। और इस प्रकार से अंदर अंदर जो जितनी भी गुप्त जानकारियाँ होती हैं, चाहे उसके सेना से संबंधित हो, चाहे उसके सुरक्षा से संबंधित हो, सब प्रकार के जो भी डेटा होते हैं उनको चुरा लेते हैं, पता कर लेते हैं क्या है क्या नहीं। हर प्रकार का जासूसी प्रवृत्ति द्वारा उस पर राष्ट्र पर नियंत्रण रखा जाता है, उस पर एक प्रकार का कंट्रोल किया जाता है। आपने देखा होगा अमेरिका की FBI या CIA, इजराइल की मोसाद, अपने भारत की रॉ है, ऐसे पाकिस्तान की ISI है, ऐसी कई एजेंसियां हैं जिनके माध्यम से हर एक राज्य दूसरे राज्यों की गतिविधियों में एक प्रकार से पूरा नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ इसमें समझ सकते हैं। अगला इसमें और भी देखें कि दूसरे राज्यों के विरुद्ध में निर्वासित सरकार को अपने देश में बनने देना। अब ये कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई राज्य है, उसके विरुद्ध में जो सरकार है, जो सत्ता है, उसके विरुद्ध में एक ऐसे निर्वासित सरकार, निर्वासित बोला, निर्वाचित नहीं बोला है, निर्वासित सरकार जो मतलब किसी दूसरे देश में बनती है, वहीं से भी एक प्रकार की सरकार बनाकर शासन चलाने की व्यवस्था करना। अब देखो, इसको पूरा तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ये उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे हमारे तिब्बत है। अब तिब्बत एक ऐसा राज्य है कि वहाँ के जो शासक थे हुआ करते थे, वो बौद्ध धर्म के जो दलाई लामा थे, वही सब कुछ अपनी राज्य व्यवस्था संभालते थे। अब जब तिब्बत पर चाइना ने आक्रमण किया और वहाँ से बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उन पर अत्याचार शुरू किए, तो वो वहाँ से भारत में शरण लिए। अपने भारत के हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नाम से एक जगह है, वहाँ पर इनको पनाह दी गई थी, उनको शरण दी गई थी। अब ये लोग यहाँ से एक प्रकार से यूँ समझ सकते हैं कि निर्वासित सरकार या फिर एक प्रकार से जिनके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई संप्रभुता नहीं है, लेकिन निर्वासित सरकार बना के ये जताना चाहते हैं कि हम वास्तविक तिब्बत की सरकार हम हैं और हम ही यहाँ से शासन व्यवस्था का संचालन करने का काम करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक प्रकार से नाम मात्र की होती है, वास्तविक तौर पर कुछ नहीं होती, उनके पास शक्तियाँ नहीं होती हैं। तो ये कई बार ऐसा भी होता है कि विरोधी राज्य में भी या विरोधी राज्य के विरुद्ध में निर्वासित सरकार बनाने का अपने देश में उनको एक प्रकार से सरकार गठन करने का मौका देते हैं। ये कुछ राज्य ऐसा करते हैं। कई बार ये भी होता है राजनीतिक युद्ध करना, राजनीतिक हत्या करवाना, युद्ध नहीं, राजनीतिक हत्या करवाना। ऐसा अपन को तीसरी दुनिया के देशों में खूब मिलेगा। तीसरी दुनिया में आप देखेंगे कि अफ्रीकी देश हैं, एशियाई देश हैं, दक्षिण अमेरिकी देश हैं, वहाँ पर इस वैश्वीकरण के दौर में ये चीज़ बहुत बढ़ गई है। अगर कोई महाशक्ति अपने हितों की पूर्ति के लिए अगर किसी राज्य की सरकार का जो मुखिया है, सरकार का जो हेड है, वो अगर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करता है या उसका काम नहीं होने देता है, तो कई बार राजनीतिक हत्या हो जाती है। ये तो ठीक है, अपन एक पक्ष देखा कि वैश्वीकरण के दौर में ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन बिना वैश्वीकरण के भी कुछ ऐसे राज्य होते हैं जो अपने विरोधी राज्य के जो प्रमुख हैं उनका किसी न किसी प्रकार से हत्या करवाई जाती है। अपन समझ सकते हैं जैसे श्रीलंका के द्वारा, मतलब श्रीलंका की सरकार की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन लिट्टे LTTE ने जिस प्रकार से हमारे राजीव गांधी की हत्या हुई या हत्या की, तो उसमें जो LTTE की भूमिका थी, लिट्टे की जो भूमिका थी, वो एक राजनीतिक हत्या का समरूप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से कई राज्यों के प्रमुख हैं, उनको भी ये हत्या करवाना एक आम सी बात हो जाती है। ठीक है। दूसरा समझ सकते हैं आर्थिक तोड़फाड़ की नीति अपनाना, यानी आर्थिक स्तर पर इस प्रकार से घेरेबंदी कर देना कि वो राज्य टूट जाए, बिखर जाए, अपनी आर्थिक शक्ति छिन भिन कर दे, ये भी काम करवाया जाता है इसमें। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि पड़ोसी राज्य है या दूसरे राज्य हैं, उस देश की जनता के मध्य एक प्रकार से विद्रोह की भावना या क्रांति की भावना को बल देते हैं, कि क्रांति को प्रोत्साहित करते हैं कि आप इस सत्ता के खिलाफ जाइए और एक प्रकार से क्रांति कीजिए। तो इस प्रकार का भी काम किया जाता है। यहाँ पे कई बार हम ये भी देखते हैं कि शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। एक राज्य दूसरे राज्य पर मनोवैज्ञानिक स्तर पर या उसको मस्तिष्क के आधार पर या मन पर को प्रभावित करने के लिए शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उसको लगता है कि ये शक्ति के मायने में मेरे से काफ़ी कई गुना ज़्यादा है और मैं इसका सामना नहीं कर पाऊँगा, और उसकी शक्ति को देखते हुए, उसकी चाहे राजनीतिक शक्ति हो, उसकी आर्थिक शक्ति हो, उसकी सैनिक शक्ति हो, उसकी सामरिक शक्ति हो, किसी भी स्तर पर देखकर एक प्रकार का उसका मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना, एक प्रकार साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करना, ताकि वो डर जाए और उसके नियंत्रण में
आ जाए। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हुए कोई भी राष्ट्र अपने हितों की वृद्धि या हितों की पूर्ति के लिए वो इस प्रकार के राजनीतिक युद्ध का सहारा लेते आए हैं। और इस प्रकार से हमको कई उदाहरण मिलेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, हम देखते हैं तब तो समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि में राजनीतिक युद्ध भी एक प्रमुख साधन माना जाता है।